पूछते हैं कि भारत में कितना कर्ज हो गया है। देखिए कर्ज वाला हम निकाल के रखे हैं। कैमरा मैन से कहेंगे दिखाइए है, देख लीजिए विदेशी ऋण कितना है, 610.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बताइए वाह, विश्व में सबसे ज़्यादा कर्ज भारत। माननीय नीतीश कुमार हमारे देश के प्रधानमंत्री होते तो जैसा आपने कहा कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है दुनिया की, तो मुझे लगता है कि दूसरी या तीसरी कहीं ना होती। बताते हैं हम पाँचवा सबसे इकोनॉमी अर्थव्यवस्था वाला हो, लेकिन कर्ज भी दिखाइएगा हम कितना कर्ज लेके, गांव के भाषा में जैसे कहते हैं ना फुटानी झाड़ना। पैसा कुछ न है, दूसरे से कर्ज लेके हम फुटानी झाड़ेंगे तो उससे क्या हम रईस बन जाएंगे। युवा के लिए ये सरकार नहीं है। बिहार सरकार में ही आप देख लीजिए, हम लोग अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कंटिन्यू। इसके पहले तो मैंने पहले एग्ज़ाम हुई बीपीएससी की, उसके पहले 3 महीने पहले एग्ज़ाम हुई बीपीएससी की। तो बिहार में जो रोज़गार है उसका ग्राफ बढ़ा हुआ है। तो 2014 में उसको यूथे बनाया और 2024 में उसको यूथ ही जो है ना, उसको हम लोग जो सब मिल के विदा कर देंगे 2024 में। काहे कि 10 साल में हम लोग जो है उनको मौका दिए, लेकिन यूथ को सिर्फ और सिर्फ ठगा और कुछ नहीं किया। अगर आज़ादी के बाद देखा जाए, सबसे अगर जुमला प्रधानमंत्री में गिनती होगा तो नरेंद्र मोदी का होगा। इतना प्रधानमंत्री का गरिमा को जो बर्बाद कर दिया। कोई प्रधानमंत्री इतना झूठ नहीं बोलते हैं जितना ही अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम राजरानी एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे हैं। ये ट्रेन पटना से सहरसा जाती है और हम इस ट्रेन में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीमांचल की जनता क्या सोच रही है। हालांकि हम आपको बताएं कि आज संयोग से इस ट्रेन में हम कहेंगे अपने कैमरामैन को दिखाएं, वो ज़्यादातर जो है यूथ यात्रा कर रहे हैं और ये वो यूथ हैं जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। तो यूथ पीएम मोदी के कामकाज का आकलन कैसे करते हैं, ये भी आज बहुत अच्छी तरह पता चलेगा, क्योंकि इस बॉगी में बड़ी संख्या में, या यूँ कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यूथ सफ़र कर रहे हैं। हम जानते हैं कुछ लोगों से। आप कहाँ जा रहे हैं भाई? हम जा रहे हैं मानसी, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। एग्ज़ाम बीपीएससी का। किसी का एग्ज़ाम है? बीपीएससी का कल एग्ज़ाम है। वही सब लगभग मैक्सिमम बच्चा सब बीपीएससी एक्सपीरियंस जो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं अपने अपने घर से फिर जाएंगे अपना सेंटर पर। तो आप यूथ हैं, रोज़गार ढूंढ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये बताइए कि 10 साल होने वाला है पीएम मोदी का, लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में। कैसे आकलन करते हैं जी यूथ उनके कामकाज को? यूथ तो 2014 में उसको यूथे बनाया और 2024 में उसको यूथ ही जो है ना, उसको हम लोग जो सब मिल के विदा कर देंगे 2024 में। काहे कि 10 साल में हम लोग जो है उनको मौका दिए, लेकिन यूथ को सिर्फ और सिर्फ ठगा और कुछ नहीं किया। रोज़गार देखे ही चुनावी जुमला में क्या ही लोग कर दिया, 2 करोड़ देंगे। अगर 1% दे देता तो यूथ हम लोग इतना भीड़ में जो है नहीं जाते एग्ज़ाम देने, थोड़ा बहुत कम था। देख लीजिए उनका कितना जो है अभी तक में दिए हैं केंद्र सरकार। वैकेंसी तो गायब हो गया है केंद्र सरकार का। अभी देखिए बिहार में सबसे बढ़िया है वर्तमान सिचुएशन में। भूत में क्या था नहीं पता, लेकिन वर्तमान में बहुत ज़्यादा वैकेंसी दे रहे हैं। हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि 2024 तक ले लेने, तो चुनावी में कहीं हम लोग अगर छूट गए तो फिर 2029 का इंतज़ार करना होगा। इसी प्रयास में है, हो जाए। ये सीएम नीतीश जो हैं वो कहते हैं कि जो बीजेपी के लोग हैं, पीएम मोदी हैं, ये अपने झूठ का प्रचार करवा कर, मतलब जो दावे करते हैं वो पूरे नहीं करते हैं और झूठ का प्रचार कराते हैं। बिल्कुल सही बोलते हैं। अगर आज़ादी के बाद देखा जाए, सबसे अगर जुमला प्रधानमंत्री में गिनती होगा तो नरेंद्र मोदी का होगा। इतना प्रधानमंत्री का गरिमा को जो बर्बाद कर दिया। कोई प्रधानमंत्री इतना झूठ नहीं बोलते हैं जितना ही अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। लेकिन बीजेपी के तो लोग कहते हैं कि यशस्वी और विश्व गुरु तब होता। अभी हाल ही में देखे होंगे G20 सम्मेलन हुआ ना, कनाडा के साथ संबंध देख लीजिए क्या स्थिति। यहाँ से गया जैसे G20 से तुरंत दोनों के अंतर्राष्ट्रीय वाला देखे कैसे खटपट हो गया। क्या G20 क्या फ़ायदा हुआ? अभी वर्तमान में तुरंत 1 सप्ताह पहले हुआ है ना G20, और देख लीजिए कनाडा के साथ दोनों में फ्रिक्शन हो गया। क्या किया? 4100 करोड़ रुपया भारत का बर्बाद कर दिया।
लेकिन कुछ फ़ायदा गिना है उसमें कि क्या क्या किस किस योजना पे मोहर लगा, क्या क्या बेनिफिट हुआ, तो सब ये कहते हैं कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है भारत हो गया। अब भारत का ये पूछते हैं कि भारत में कितना कर्ज हो गया है। देखिए कर्ज वाला हम निकाल के रखे हैं, कैमरा मैन से भी कहेंगे दिखाइए है, देख लीजिए विदेशी ऋण कितना है, 610.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बताइए वाह, विश्व में सबसे ज़्यादा कर्ज भारत में। बताइए कितना कर्ज है, सोचिए। बताते हैं हम पाँचवा सबसे इकोनॉमी अर्थव्यवस्था वाला होगा, लेकिन कर्ज भी दिखाइएगा हम कितना कर्ज लेके, गांव के भाषा में जैसे कहते हैं ना फुटानी झाड़ना। पैसा कुछ नहीं है, दूसरे से कर्ज लेके हम फुटानी झाड़ेंगे तो उससे क्या हम रईस बन जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं कीजिए, जितने हैं उतने में बढ़िया से कीजिए, सम्मिलित है सबको बराबर इक्वल, जितना मंत्रालय सबको इस तरह से कीजिए कि क्या ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ कम है, नहीं है, क्या है, उस तरह से करके डेवलप कीजिए ताकि देश डेवलप करे। यही क्या कर्ज लेके कर रहे हैं, पता चला ऐसा एक दिन हो जाएगा, बस उसी तरह जिस तरह से गुलाम बने थे फिर उसी तरह आने वाला 50 साल में गुलाम बन जाएंगे। ये कहते हैं कि आज़ादी का अमृत। अभी भी देखिए हम लोग अंबानी अडानी का गुलाम बन गए। जियो में ना चाहते हुए रिचार्ज करवाए लेकिन करवाना होता है। बहुत ऐसा चीज़ है जो हम लोग नहीं चाहेंगे लेकिन उसमें कुछ नहीं कर सकता, मजबूरी है कि हमको करवाना होगा। तो लगभग गुलाम करिए रहा है, धीरे धीरे कर रहा है। अब आएगा आने वाला, अभी तो नहीं, लेकिन अगर ये 10 साल 15 साल और रह गए तो हम लोग को 50% गुलाम हो जाएंगे, ये तो तय है। ये कह रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल हुआ है आज़ादी का, और कहा जा रहा है कि जितना 75 साल में इंडिया ने कर्ज लिया, इन्होंने 10 साल में कर्ज ले लिया है और हिडन करके रखा है चीज़ों को। वही चीज़ तो हम बोल रहे हैं कि जितना 63 साल में जो है ना कर्ज लिया है ना, उतना ही मात्र 10 साल में जो है कर्ज ले लिया है। बताइए, देखे होंगे इधर बजट भी देखे होंगे, बजट में देखिए क्या करता है। बजट में भी होता है सब, पूरा विश्व में सबसे महंगा, अगर पूरा विश्व में सबसे 5वां सबसे महंगा जो है शिक्षा व्यवस्था यहाँ है। शिक्षा ये है कि शिक्षा को हम लोग सस्ता करें। आपसे मैं एक और बहुत ही मतलब ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं 10 सालों में, और सचमुच इंडिया को जो है विश्व गुरु बना दिया है। तो वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि मतलब बहुत अच्छा काम किया? वो लोग अंधभक्त है। अब सोचिए, धारा 370 हटने से हम लोग को है, पूरा भारत को फायदा है। बताइए, क्या वो आदमी पूछिएगा कि अभी तक में ज़मीन खरीदा है पूरा भारत से जाके जम्मू कश्मीर में? देखिएगा जाके कुछ परसेंटेज दे, या अभी तक में कितना रेवेन्यू आया है जो जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग वहाँ जाके बसे रहे 370 के हटने से। रेवेन्यू दिखाएगा कि कितना रुपया हम लोग प्रॉफिट में के 370 हटाने से, उससे कुछ होगा। राम मंदिर बनवा रहे, बहुत बढ़िया है। क्या 2014 से पहले हिंदू नहीं था? पूछो, डाटा भी देखिएगा, जितना भी बॉर्डर पे शहीद होता है, पहले का देख लीजिए आंकड़ा, अभी का देख लीजिए। मेरा खगड़िया जिला में देख लो, हम जन्म से लेके आज तक नहीं देखे थे शहीद कभी हुआ। एक बार बहुत पहले 2015-16 में बेगूसराय में हुआ था, तो घर से गए थे बेगूसराय देखने। सिर्फ मेरा प्रखंड में 12 गो शहीद हुआ, 12 गो गए 1.5 साल में हम देखने के लिए। बताइए, हम पूरा जीवन में नहीं देखे थे कि आदमी शहीद होता है। गर्व होता है। मीडिया पे भी आरोप लगता है मोदी जी का अंधभक्ति करने का। मीडिया देखिए, छोटा मोटा मतलब जो भी हैं, या एंकर हो या छोटा मोटा मीडिया, वो तो लोकल जो है उनके थे। लेकिन हाँ, जो नेशनल पार्टी का है उन लोग को कहीं ना कहीं ज़रूर उन लोग दबाव उन लोगों का रहता है। देखिएगा तो कोई भी मीडिया देखिए, उन लोगों को चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन कोई भी पार्टी से हो, अगर मान लीजिए कांग्रेस है या बीजेपी रहे, जो भी हो, हमेशा सरकार के खिलाफ आप दिखाइए ताकि सरकार काम करेगी। ये नहीं कि जिस दिन आप सरकार के पक्ष में दिखाने लगे उस दिन देख लीजिए कि इंडिया जो है उसका ग्राफ जो है नीचे गिरने लगेगा। आप लोग का भी थोड़ा सा काम है, कोई भी सरकार हो, जो भी सरकार बने, उसके खामियों को गिनाए, ना कि उनके फ़ायदा को गिनाए, ताकि जिस दिन फ़ायदा गिनाने लगेगा उस दिन इंडिया का ग्राफ देखिएगा नीचे गिरने लगेगा। जिस दिन इंडिया मतलब जो भी वर्तमान सरकार है उसका आप विरोध कीजिएगा, उस समझ लीजिएगा धीरे धीरे वो ग्रोथ कर रहा है। 2024 में कौन? 2024 में तो मेरे अनुसार नरेंद्र मोदी को नहीं आना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा कि इंडिया विपक्ष जो है धीरे धीरे इस बात को सब समझ रहा है, सब एक हो रहा है। सब हम और भी जितना भी पार्टी है सबको कहेंगे एकजुट होकर 2024 में संविधान बचाइए और इनको निकालिए। नहीं तो आने वाला, अगर इन लोग और 10 साल रह जाएंगे
हम लोग लगभग इनका 50% गुलाम हो जाएंगे। जैसे देखे थे फूट डालो राज करो, जैसे आए थे अंग्रेज़ सब यहाँ पे, पहले शुरुआत में क्या है, व्यापार करने आए, बताए हम लोग को, देख लिए कि यहाँ कुछ नहीं है, समझदार नहीं है, वही हुआ। हम लोग 2024 में दिए उसको मौका, तो देख लिया वो लोग, आंक लिया कि ये लोग समझदार नहीं है, बस उसी तरह एजेंडा दे दे के धीरे धीरे हम लोग उसका गुलाम कर रहा है। संविधान आप बताइए, आप क्या सोचते हैं मोदी जी के बारे में? 10 साल के उनके शासनकाल का कैसे आकलन करते हैं? जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सरकार जो युवा है, युवा के लिए ये सरकार नहीं है। बिहार सरकार में ही आप देख लीजिए, हम लोग अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कंटिन्यू। इसके पहले तो मैंने पहले एग्ज़ाम हुई बीपीएससी की, उसके पहले 3 महीने पहले एग्ज़ाम हुई बीपीएससी की। तो बिहार में जो रोज़गार है उसका ग्राफ बढ़ा हुआ है, और यही हमारी जो सरकार है माननीय नीतीश कुमार, ये लीड कर रही है। जो केंद्र में मोदी सरकार है उसके विपक्ष में इंडिया अलायंस जो बना है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो लीड किया जा रहा है इंडिया अलायंस को, उनको ये अच्छा सही दिशा में ये इसको ले जाएंगे इस और दूसरी तरफ आप ये देख लीजिए बीजेपी का जहाँ तक बात रहा, तो बीजेपी 2014 में जब आई तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, जैसे प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख वो ले आएंगे, काला धन ले आएंगे। मेरे अकाउंट में अभी तक 15 लाख नहीं आया। 2019 में वो आई, पुलवामा अटैक, न जाने कितने अटैक उस वक्त किया गया। अब 2024 राम मंदिर बन रहा है, 24 में उद्घाटन भी है जनवरी 24 में, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के फिर वो आगे बढ़ेगी। ये उद्धव ठाकरे ने अभी संभावना जताई थी कि 2 जनवरी में जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो जैसे गोधरा में ट्रेन हादसा हुआ था, जला दिया गया था ट्रेन को, उस तरह के हादसे हो सकते हैं। खैर इस पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ भी हो सकता है। 2024 के जनवरी से लेकर गोधरा की बात, पुलवामा की बात की, इसलिए मैंने ये बात, मैंने कहा ना कुछ भी हो सकता है। जैसे 2019 में पुलवामा हुआ उस तरह से 2024 में कोई और अटैक भी हो सकता है सत्ता में आने के लिए। अब जैसे बीजेपी के एजेंडे को देख लीजिए, जिस तरीके से हमारा जो संविधान है, संविधान का जो मूल सार है अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। मोदी जी ने इंडिया का ग्राफ ऊपर किया या नहीं किया? आंकड़ों में देखा जाए तो ऊपर है, पर वास्तविकता में नहीं। जुमलेबाजी है, मेरे प्रचार एकदम प्रचार है, एकदम प्रचार है, एडवर्टाइजमेंट है। उतना कोई प्रधानमंत्री जीवन में आज तक किया होगा एडवर्टाइजमेंट में खर्च? उसका पहनावा और हवा देखिए। कहते हैं हम जो है चाय बेचने वाला, आज देख लीजिए चाय बेचने वाला का स्थिति क्या है। वहाँ स्टेशन पे स्टॉल लगाने नहीं देता। अगर वही होता, अगर उसके लिए, तो उसके लिए वो कुछ निकाल देता, चाहिए बेचने वाला के लिए निकाल देता कि स्वरोजगार के लिए सबको देता, ये अपना अथी क्या कहते हैं उसको, स्टॉल लगाने का रजिस्टर कर देता। मोदी जी का स्टॉल, मोदी जी पूरा भारत में स्टेशन पे कम से कम उन लोग को भी रोजगार देते, वो हो नहीं दिए। उसके उस जिससे वो बने उसको खुद नहीं दिए, तो दूसरा क्या कहिएगा? एक मौका और मिलना चाहिए मोदी जी को। मेरे समझ से नहीं मिलना चाहिए। अभी एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी संसद का विशेष सत्र आयोजित हुआ, 5 दिन का था, 4 दिन में ख़त्म हो गया। उसमें एक बिल लाया गया, खैर ये 30 साल से ये बिल इसको लाया जाना चाहिए था, परंतु नहीं आया, महिला आरक्षण विधेयक। अब देख लीजिए कि ये संसद से पारित हुआ, 50% राज्यों से इसे पारित होना है, अभी खैर इसमें बाकी है। अगर आप सही में महिला आरक्षण लागू करना चाहते हैं, महिलाओं को आप संसद में या विधानसभा में भेजना चाहते हैं, तो इसे तुरंत लागू करना चाहिए। अब आप संसद से पारित करा करके, राष्ट्रपति से इसे साइन करा करके और पूरे देश में आप प्रचार कर रहे हैं। आप अभी राजस्थान गए, आप अभी मध्य प्रदेश गए, आप अभी छत्तीसगढ़ गए, जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पर इस आरक्षण बिल का आप ढिंढोरा पीट रहे हैं, जबकि वास्तविकता है कुछ नहीं। 2029 के बाद इसे लागू होना है, शायद उसके बाद भी। तो जब इसे लागू ही नहीं किया जा रहा है, तो फिर इस बात का ढिंढोरा पीटना और महिलाओं को साधना अपने वोट के लिए, ये बीजेपी ही ऐसा कर सकती है। बीजेपी कर सकती है। ये बताइए कि अगर नीतीश जी को मौका मिलेगा तो मोदी जी से अच्छे साबित होंगे? बहुत अच्छे साबित होंगे। आप बताइए, नीतीश जी को मौका मिलेगा तो मोदी जी से अच्छे साबित? जैसे महिला पे जैसे अभी बोल रहे थे, इनका जो कहना हुआ, नीतीश कुमार देखिए 2006 में लाए थे सबसे पहले इसका। ये नहीं कि इस तरह से ये कराएंगे वो कराएंगे, वही है। देखिए अभी मान लीजिए कि अभी जनगणना होना चाहिए, जनगणना 2021 में ही होना चाहिए, देखिए लेट कर दिया। अब देखिए आया ना जनगणना की बात, ये जो अभी जो महिला बिल जो लाए हैं, इसमें तो बिना आरक्षण कैसे पता चलेगा? लाए आई देखिए 2006 में नगर निकाय में, 2007 में जो है, 2006 में पंचायत चुनाव में, 2007 में जो है नगर निकाय में देखिए 50% आरक्षण करते हैं। ये तो ढिंढोरा नहीं पीटे,
कहीं बेशक लेकिन इनको देखिए। बेशक अगर माननीय नीतीश कुमार हमारे देश के प्रधानमंत्री होते तो जैसा आपने कहा कि बिहार 5वीं अर्थव्यवस्था है, भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है दुनिया की, तो मुझे लगता है कि दूसरी या तीसरी कहीं ना होती। अब आप देख लीजिए, अभी महिला आरक्षण विधेयक अभी लाया गया संसद भवन में। बिहार में आप देख लीजिए, महिलाओं को आरक्षण दे करके, चाहे वो पुलिस सेवा हो, चाहे वो नगर निगम, नगर पालिका, पंचायती राज व्यवस्था हो, नगर निगम हो, या फिर आप कोई भी पद बीडीओ सीओ के रूप में या फिर पुलिस प्रशासन में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। नौकरी में आरक्षण 35% आरक्षण दिया गया है। तो बिहार सरकार केंद्र सरकार से अग्रगामी है, मतलब वो पहले सोच लेती है। पहले सोच लेती है। नीतीश कुमार इसीलिए जाने जाते हैं